भंवर पाटिल के दीवानगी ने खुद भंवर पाटिल को ही जख्मी कर दिया है और वही अपने जख्म पर मरहम लगाने का काम कर रहा होता है। भंवर पाटिल यानी भंवर पाटिल नहीं कर रहा होता है, डॉक्टर यकीनन उसकी मरहम पट्टी कर रहा होता है। पुलिस स्टेशन में तो डॉक्टर के साथ भी बदतमीजी करते हुए भंवर पाटिल कहता है कि चले जाओ यहाँ से, और उसके बाद उसका गुस्सा देखकर तो समझ में आ जाता है कि भंवर पाटिल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। तभी तो अपने आजू बाजू के सारे इंस्पेक्टर को वो बुला लेता है, जिस पर इंदर परेशान होकर कहने लगता है कि तू सोच क्या रहा है। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से सभी के जख्म पर हरिनी मरहम लगा रही होती है। तो सभी को याद आने लगती है ईशान की बातें। जी हाँ, सभी को ईशान की बातें याद आने लगती है कि सच में उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो वही भंवर पाटिल ने जो तय किया है वो तो वो कर ही रहेगा। पर उससे पहले ये तो देख लीजिए, यहाँ पे रीवा मैडम है अपने शादी की तैयारियों को लेकर। तभी तो वेडिंग प्लानर को पूरा इंस्टीट्यूट दिखाते हुए वो कहने लगी कि बाहर ग्राउंड में ही लगेगा बड़ा सा स्टेज, और उससे मतलब सर्कल स्टाइल में स्टेज चाहिए शादी का। जी हाँ, सर्कल स्टाइल में मंडप होगा। वैसे बातें हो ही रही होती है इन सब में, तो हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से पुलिस की गाड़ी आ जाती है। जी हाँ, जिसे देखने के बाद शुक्ला जी कहने लगते हैं कि अब ये क्या नया हो रहा है, जिस पर शुक्लाइनिया ने शुक्ला जी की वाइफ बताने लगती है कि शायद ईशान सर और रीवा मैडम की शादी की तैयारियां हो रही है, क्योंकि सुना है हमने बच्चों को बात करते हुए सुना है कि ईशान और रीवा मैडम की शादी यही भोसले इंस्टीट्यूट में होने वाली है। वैसे ये सुनने के बाद सभी के चेहरे पर दर्द ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तभी तो शुक्ला जी शुक्लाइन को इशारे से चुप रहने के लिए कहते हैं, पर सबका अंदाजा हो जाता है फेल, क्योंकि वो जो गाड़ी या वो जो सामान लाया गया था वो ईशान और रीवा की शादी का नहीं था, बल्कि पुलिस चौकी का था। सभी के दुकान के एकदम से सामने भंवर पाटिल ने खोल दी है चौकी, जिसे देखने के बाद हरिनी शुक्ला जी और सभी सबको बहुत बड़ा झटका लगा है। तो काफ़ी स्टाइल से अपनी एंट्री करते हुए भंवर पाटिल करता है अनाउंसमेंट कि अब मैंने सुना है, मेरे सुनने में आया है कि यहाँ पर लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है, और जब लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है तो इसका करारा जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। हमारा पुलिस स्टेशन, हमारी पुलिस चौकी यहाँ पे हाजिर है, और इसीलिए यहाँ पे 24 घंटे पुलिस रहेंगे। और भंवर पाटिल की ये हरकत सुनने के बाद सभी को सब कुछ समझ में आ जाता है। उसे ईशान की बातें याद आ जाती है, और वो हरिनी को बताने लगती है कि आखिरकार ईशान ने उससे क्या कहा है, और ईशान ने किस तरह से सच्चाई बताई है कि अभिषेक को पिटवाने का काम भी भंवर पाटिल का ही है। वैसे ये सब रीवा भी देख रही होती है। जी हाँ, हरिनी को सारी सच्चाई बताकर सभी कहने लगती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है ईशान सर को पहचानने में, उसने बहुत कुछ गलत भी कह दिया है। और उसी दौरान शुक्ला जी और शुक्लाइन भी वहाँ होते हैं, तो उसी दौरान शुक्ला जी भी कहने लगते हैं कि हमने तो इसे बड़ा भला आदमी समझा था, पर ये तो काफ़ी बुरा निकला। तभी तो वो तो हमसे अभिषेक की जानकारी निकलवा रहा था। उसके बाद सभी पूछ लेती है कि क्या, और तब शुक्ला जी बता देते हैं कि किस तरह से भंवर पाटिल ने अभिषेक की इन्फॉर्मेशन निकाली थी उनसे। और उसी दौरान हरिनी भी कहने लगती है तो हमारी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, जिस पर सभी कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर अब मुझे पूरी बात समझ में आ चुकी है कि किस तरह से ये इंसान बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। जी हाँ, सभी कहने लगती है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई है। वो होता है ना, हम लड़कियों के पास सिक्स्थ सेंस, जो हम सामने वाले इंसान की फितरत पहचान सकते हैं, पर इस बार मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। भंवर पाटिल को मैं पहचान कैसे नहीं पाई, और काफ़ी एटीट्यूड से मानो भंवर पाटिल के इस हरकत का कि भंवर पाटिल ने उसके आंखों के सामने, बिल्कुल सभी के सामने, जो छोटी सी पुलिस चौकी ओपन कर दी है, बच्चियों को मतलब लड़कियों को छेड़खानी का बहाना बनाते हुए उसका करारा जवाब देने जा रही हो। सभी ऐसे बयां करती है सभी, और भंवर पाटिल को भी लगता है कि सभी उसी से मिलने आ रही है, पर होता कुछ और है। जी हाँ, सभी चले जाती है भोसले इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर वो ईशान की कैबिन में खड़ी होकर दरवाज़ा नॉक करने लगती है। 2 बार दरवाज़ा नॉक करने के बाद बाहर रीवा आती है, ईशान नहीं, और वो झाँक कर देखती है तो पहचानती है कि ईशान तो फ़ोन पर बात कर रहा है। और सभी सामने देखने के बाद रीवा कुछ ना कहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रीवा भी सुनाने लगती है कि तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कहो, और यहाँ तुम आए क्यों हो। जिस पर सभी कहती कि उसे ईशान से बात करनी है, जिस पर रीवा कहती क्यों तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, ईशान मेरा फियांसी है, मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ, उसका और मेरा अलग अलग क्या है, हम दोनों एक ही है, तो तुम जो भी प्रॉब्लम है मुझसे कर सकती है, और प्लीज़ मेरे ईशान से यानी मेरे फियांसी से मिलने के बहाने मत ढूंढा करो। और वो काफ़ी सभी को मतलब खाली हाथ वहाँ से भेज देती है, सभी वहाँ से चली जाती है, ये कहती हुए कि नहीं, जो ज़रूरी बात
बतानी थी, अब वो मुझे नहीं बतानी है, थैंक्स फॉर माय केयरिंग, और सभी वहाँ से चली जाती है। तो वही हम देख पाते हैं कि किस तरह से जिस पियून को भंवर पाटिल ने मारा था उसका इलाज कर रहा होता है दूसरा पियून, और उसी दौरान वहाँ पे ईशान आ जाता है। पूछताछ करने पर ईशान को पता चलता है कि क्या मारा है भंवर पाटिल ने, जी हाँ, और किस तरह से उसने धक्का दिया है सभी को, जी हाँ, सभी को धक्का देने की बात भी पता चलती है। और उसी दौरान ईशान को ये भी पता चलता है कि ये जो कुछ भी हरकत यानी सभी को मिठाई भिजवाने की जो हरकत थी वो ध्रुवा ने की थी। उसके बाद ईशान मन ही मन में कहता है कि ध्रुवा सभी को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ेगी, और ईशान को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत से सभी के पास चला जाता है जहाँ पर सभी चाय बना रही होती है, जिससे हरिणी सवाल करने की कोशिश करती है कि हुआ क्या है, मुझे बता, तू क्या सोच रही है, तू ईशान सर के पास गई थी, तूने बात की भी या नहीं। पर सभी को याद आ जाती है रीवा की कि रीवा ने किस तरह से सभी से बात की है, और फिर क्या था, सभी चुपचाप से बिना जवाब दे यहाँ से वहाँ जाने लगती है। और तभी उसी दौरान हरिणी और सभी में बातचीत हो ही रही होती है कि ईशान सामने से आ जाता है और वो सभी से बात कर ही रहा होता है कि सभी के हाथ पर चोट देख लेता है और तुरंत से उसकी पूछताछ करने लगता है। जी हाँ, पर सभी एक्सप्लेन करे कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है। उससे पहले ईशान कह देता है कि कितनी बेरहमी से मारा है उस पियून को, और मैंने तुम्हें बताया था कि वो इंसान सही नहीं है, पर तुमने मेरी बात सुनी नहीं। अब क्या करोगी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अगर भंवर पाटिल कुछ भी गलत हरकत करता है तो तुम तुरंत से मेरे पास आ जाओ, पर तुम आई क्यों नहीं हो। वैसे ईशान के इस बात का जवाब सभी दे सकती थी, पर उसने बस इतना कहा कि वो क्यों पता ईशान को, और वो ईशान से ये भी कहती है कि मैं जब पुणे में आई थी, इस शहर में आई थी, तब आपके भरोसे नहीं आई थी, मैं अकेली आई थी। और क्या पहले भी आप मेरे लाइफ में थे? नहीं थे, मैंने अकेले से सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। मुझे अपने ज़िंदगी में आने वाले प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए ना तो आपकी और ना ही भंवर पाटिल की ज़रूरत है, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। और ईशान नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखता है भंवर पाटिल। जी हाँ, भंवर पाटिल सामने दिखता है जो अमरूद खा रहा होता है, और ईशान को देखकर मतलब एक विलन वाली स्माइल कर वो ईशान की तरफ अमरूद बढ़ाता है। तो ईशान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वैसे ईशान तुरंत से अपने कैबिन में जाकर कमिश्नर को फ़ोन ट्राई करने लगता है, पर कमिश्नर फ़ोन नहीं उठा रहे होते हैं। ईशान काफ़ी स्ट्रेस था। उसी दौरान वहाँ पे उछलती हुई आ जाती है रीवा मैडम, जो कहने लगती है चले, जिस पर ईशान कहता है कहा। उस पर रीवा बताने लगती है कि उसे शॉपिंग के लिए जाना है, और तभी ईशान कह देता है शॉपिंग, अभी तो शॉपिंग की थी, और कितनी शॉपिंग करनी है। जिस पर रीवा कहती है वो तो शादी की शॉपिंग है, उसे बैचलर्स पार्टी अरेंज की है और उसी पार्टी के लिए वो अच्छे से ड्रेस लेनी है और इसीलिए उसे शॉपिंग करनी है। वैसे दोनों में बातचीत चल ही रही होती कि उसी दौरान ईशान को कमिश्नर का फ़ोन आ जाता है, और ईशान फ़ोन पर बात करने लगता है, बताने लगता है कि एक्स पुलिस ऑफिसर ने उनके कॉलेज के एक पियून को मारा है, साथ ही सामने एक पुलिस चौकी भी खोल दी है और सभी को वो परेशान कर रहा है। वैसे सभी का नाम सुनते ही रीवा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और रीवा ईशान को सुनाने लगती है। जैसे कमिश्नर का फ़ोन रखा जाता है, वैसे तो कमिश्नर से बात करते हुए ईशान बोलने लगता है कि सभी से मतलब सभी को परेशान करने लगता है, जिस पर भंवर पाटिल परेशान करने लगा है सभी को। जिस पर कमिश्नर पूछ लेते हैं ईशान से क्या उस लड़की ने क्या ऑफिशियल कंप्लेंट की है, जिसका जवाब ईशान के पास नहीं में होता है। तब कमिश्नर कहते हैं कि ठीक है, मैं भंवर पाटिल से बात करता हूँ, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का काफ़ी अच्छा और होनहार पुलिस ऑफिसर है वो। और ईशान को फ़ोन रखना पड़ता है, पर जैसे फ़ोन रखता है सामने रीवा होती है, जो काफ़ी शॉकिंगली ईशान को देखे जा रही थी। और फिर क्या था, दोनों में हो जाता है फिर से झगड़ा। जी हाँ, रीवा कहने लगती है तुम्हें शॉपिंग याद नहीं, तुम्हें शादी याद नहीं, तुम्हें बैचलर्स पार्टी याद नहीं, पर तुम्हें सभी के बारे में पता है। जिस पर ईशान बताने लगता है कि सभी बहुत बड़ी मुसीबत में है, वो भंवर पाटिल बहुत बुरा इंसान है और मुझे उसे प्रोटेक्ट करना होगा। और उसके बाद रीवा छोड़ने लगती है ईशान पर सवालों के तीर, ये कहती है कि तुम्हें क्या करना है, उसकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर लेगी, और प्रोटेक्ट करने वाले तुम होते कौन है। वैसे रीवा के इन सारे जवाब, इस सारे सवालों से रिलेटेड होकर ईशान कहने ही वाला था कि क्योंकि मैं सभी से प्यार के बागे वो आगे कुछ ही नहीं बोल पाता, वो अपने लफ्ज़ों को रोक लेता है। वैसे एक पल के लिए रीवा के दिल में भी धस हो जाता है, क्योंकि आगे का वर्ड उसे शायद उसने गेस कर लिया था। तभी तो वो ईशान से पूछने लगती है क्या तुमने आगे क्या कहने वाले थे। जिस पर ईशान कहने लगता है कि मुझे उसकी फ़िक्र है और उसे प्रोटेक्ट मुझे करना ही होगा, और ईशान वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद रीवा सोच में पड़ जाती है। तो यहाँ कमिश्नर भंवर पाटिल को बुलाकर उसकी शिकायत आई हुई कंप्लेंट के बारे में बात करने लगता है, जिस पर भंवर पाटिल उल्टा ईशान पे ही ब्लेम डाल देता है, ये कहते हुए कि ईशान जानबूझकर सभी को परेशान करता है, क्योंकि ईशान सभी का एक्स हस्बैंड है और उसने जानबूझकर सभी को टॉर्चर करने के लिए उसके पास मिठाई भिजवाई थी। बस इसी का मैंने ये किया है और मैं गलत के खिलाफ खड़ा होता हूँ। कमिश्नर कहते हैं कि तुम्हें
मैं बस इस बात के लिए आगाह कर रहा हूँ कि जिन लोगों से तू टकरा रहा है वो काफ़ी पहुँचे हुए लोग हैं, तो उनसे दूर रहो। जिस पर काफ़ी मतलब अपनी झूठी शान दिखाते हुए भंवर पाटिल कहता है कि मैं अपनी ड्यूटी करते वक्त ना सही ना गलत ना ऊंचा ना नीचा देखता हूँ, मैं बस अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ। और भंवर पाटिल जय हिंद कर वहाँ से चला जाता है। पर बाहर आने के बाद कहता है कि उस मास्टर की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी कंप्लेंट लगाई, मेरी शिकायत ली गई, अब इसका अंजाम तो उसे भुगतना ही होगा। तो वही होती है एक नए लड़की की एंट्री, जो कि अपने हाथ में बैग लिए आती है और सभी के सामने आकर चाय और पोहे का रेट पूछती है क्या वो पूछती है और अपने पैसे काउंट करती है, जिसके बाद उसके पास ओनली 27 रुपये 27 रुपीज़ होते हैं, जिसे गिनने के बाद वो नहीं में जवाब देती है, कहती है कि नहीं उसे नहीं चाहिए, वो फिर कभी ले लेगी। उसके बाद सभी ने देख लिया था कि उसके पास पैसे कम है और सभी उससे पूछ लेती कि कुछ भी नहीं चाहिए, जिस पर वो लड़की कहती कि नहीं कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर सभी उसके पास आकर उससे पूछ लेती है, तब वो लड़की बताती है कि उसके पास 3 रुपये कम है और इसीलिए उसे चाहिए थी, मतलब उसे लेना था, पर उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। जिस पर सभी कहती है कि बैठो बाद में 3 रुपये दे देना, और सभी उसके लिए चाय और पोहा लेकर आती है। वो लड़की काफ़ी मतलब टाइम से भूखी हो इस तरह से खाए जा रही थी, जिसे देखने के बाद सभी को अपनी याद आ जाती है कि किस तरह वो एक छोटे से गांव से आई है और अपने आई बाबा का सपना पूरा करना चाहती है। वैसे उस लड़की की सारी बातें सुनने के बाद सभी को अपनी बातें याद आने लगती है, अपना अतीत याद आने लगता है कि वो किस तरह से आई थी पूना में। जी हाँ, और उस लड़की को कहती है वो कि मैं भी बड़े सपने लेकर इस शहर में आई थी और अब देख लो ना कि मैं अब फाइनल ईयर की एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, तो तुम भी अपने सपनों की तरफ इसी तरह से ध्यान देना। और साथ ही वो कहती है कि जाकर भोसले इंस्टीट्यूट के ईशान सर से मिल लेना, वो डायरेक्टर भी है और प्रोफेसर भी है, जो कि तुम्हारी काफ़ी मदद करेंगे। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जी हाँ, वो लड़की वहाँ से थैंक यू कहकर चली जाती है। तो यहाँ ईशान होता है अपने घर में काम कर रहा होता है, पर उसे भंवर पाटिल की बातें याद आने लगती है कि किस तरह से भंवर पाटिल कहना लगता है कि सभी माझिया है। और उसी दौरान मतलब आपको अपनी सोच में था ही कि अक्का साहिबा आ जाती है शिकायत लेकर, जिसके साथ दुर्वा भी होती है ये कंप्लेंट लेकर कि तूने रीवा से झगड़े क्यों किए हैं, तेरी इस झगड़े की वजह से वो इतनी ज़्यादा नाराज़ है कि उसने अपनी बैचलर्स पार्टी कैंसिल कर दी है। और अपने बैचलर पार्टी को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और दुर्वा भी कहने लगती कि भाई आप जो भी करना है कीजिए, पर वहिनी को मना लीजिए, क्योंकि मैं उनका मूड अपसेट नहीं देखना चाहती। और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ईशान काफ़ी सोच में पड़ जाता है। तो वही हम लोग देख पाते हैं चिन्मय और शिखा को, जहाँ पर चिन्मय रख रहा होता है शिखा का ध्यान, वो शिखा को एप्पल खिला रहा होता है। और उसी दौरान दोनों में बातचीत छिड़ने लगती है कि अगर हमें बेटी होगी तो उसका नाम क्या रखेंगे, जिस पर शिखा पूछ लेती है कि अगर मुझे नाम पसंद नहीं आया तो, जिस पर चिन्मय कहता है ठीक है भाई, हम दो तीन साल बाद दूसरे बच्चे का प्लानिंग कर लेंगे। वैसे दोनों में बातें हो ही रही होती है, तो दरवाजे पे नॉक होता है, दोनों को इस चिन्मय देखता है, पूछता है, तो ईशान होता है। और ईशान सामने आकर कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। चिन्मय मन ही मन में खुश होता है इस बात को लेकर कि ज़रूर ईशान सभी के बारे में, सभी के लिए कुछ करना चाहता है। और चिन्मय तुरंत से तैयार हो जाता है ईशान की मदद करने के लिए। जी हाँ, चिन्मय तुरंत से तैयार हो जाता है ईशान की मदद करने के लिए। तो वही चिन्मय हो जाता है तैयार। फिर क्या है, होश शुरू हो जाती है पार्टी, जहाँ पर ना जाने शिखा किस बात को लेकर फिक्र में होती है, तो वही अनवी होती है उसके साथ। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि काफ़ी प्रिटेज सा गाउन पहनकर आ जाती है रीवा दुर्वा संग, जहाँ पर दुर्वा हंसाने की कोशिश करती है रीवा को, कि तभी शुरू हो जाता है डांस और सॉन्ग देसी बॉयज़। जी हाँ, चिन्मय और ईशान करने लगते हैं देसी बॉयज़ पर डांस। जी हाँ, और ये सब देखने के बाद रीवा की नाराज़गी दूर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। रीवा खुशी से झूमने लगती है और ईशान को इस तरह से डांस करता देख उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो वही चिन्मय को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो ईशान से पूछने लगता है, मुझे तो लगा था तूने ये सब कुछ किया वो सभी के लिए किया, फिर यहाँ पे रीवा क्या कर रही है। और चिन्मय वहाँ से जाने लगता है, जिसे ईशान रोक कर कहने लगता है कि अपने छोटे भाई के लिए आज के दिन प्लीज़, आज के दिन मेरा साथ दे दीजिए। मुझे पता है कि आपको पसंद नहीं है, पर प्लीज़ आज के दिन मेरे साथ खड़े रहिए। जी हाँ, और ईशान के खातिर चिन्मय करने लगता है डांस। जी हाँ, तो वही रीवा आ जाती है डांस फ्लोर पर ईशान के संग डांस करने पर पलक झपकते ही ईशान को मानो महसूस होने लगता है उसके सामने रीवा नहीं बल्कि सभी है। और फिर क्या था, सभी संग ईशान ऐसे ठुमके लगाता है, इस कदर डांस करता है कि पूछो मत। और खुशी से डांस करने के बाद जब ईशान सभी को गले से लगाता है, तब उसे एहसास होता है कि उसके सामने उसके पास जो थी वो
सभी नहीं बल्कि रीवा थी और फिर से एक बार ईशान हो जाता है डिसअपॉइंट, फिर से एक बार उसका उतर जाता है चेहरा। तो ज़रूर देखिएगा गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग एपिसोड, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही है कि शायद होने वाले लीप के दौरान भाविका शर्मा भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि पहले बताया गया था कि भाविका शर्मा नज़र आएंगी, पर अभी कहा जा रहा है कि उनका प्रोडक्शन हाउस के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, तो शायद वो भी नहीं आएगी। यानी कहानी एक नए सिरे से शुरू होने वाली है। तो ज़रूर देखिएगा इस नए